Namaste everyone. Welcome to our health podcast. Today we have with us Dr. DS Yadav, orthopedic consultant, who is going to give information about total knee replacement, a surgery that can change the life of a patient who is suffering from severe knee pain. Thank you Ritu for inviting me for this health podcast. जैसे कि सर हॉस्पिटल में बहुत पेशेंट्स आते हैं जिनको डॉक्टर कंसल्ट करते हैं कि टी केयर करना है बिकॉज उनको बैठने में दिक्कत हो रही है, चलने में दिक्कत हो रही है, तो सर क्या बता सकते हैं आप सर कि टी केयर एक्चुअली होता क्या है? व्हाट इज टी केयर? ओके रितु, सो फर्स्ट ऑफ ऑल TKR का पूरा फुल फॉर्म है टोटल नी रिप्लेसमेंट। नाउ टोटल नी रिप्लेसमेंट उन लोगों को किया जाता है जो एक्चुअली नी पेन से प्रेजेंट करते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये एजेड लोगों में ही होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम 60 प्लस के लोगों में, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। अदर कंडीशंस भी है जिसमें TKR किया जाता है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ या और भी अलग किस्म के डिजीज होते हैं जिसमें घुटना डैमेज हो जाता है। घुटने के ऊपर एक परत होती है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं। ये कार्टिलेज जब डैमेज हो जाता है तो डायरेक्टली बोन टू बोन फ्रिक्शन होता है और ये बोन टू बोन फ्रिक्शन की वजह से पेशेंट्स को बहुत पेन होता है। पेशेंट चल नहीं पाता, उठ बैठ नहीं पाता, सीढ़ियाँ चढ़ने उतर में तकलीफ होती है। यहाँ तक कि रात को जब सोता है तो भी नी जब बेंड करता है, स्ट्रेट करता है, तो दर्द की वजह से वो उठ जाता है। और इसी का समाधान टोटल नी रिप्लेसमेंट है, जिसमें कि नी जॉइंट को रिप्लेस किया जाता है। सर, और बहुत ट्रेडिशनल और एडवांस टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे टी केयर करने के लिए आ चुका है, तो क्या सर आप उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे सर कि मतलब क्या ट्रेडिशनल मेथड था और अभी एडवांस टेक्नोलॉजी में क्या है सर? ओके, सो प्रॉब्ली आजकल लोग सुनते हैं कि नी रिप्लेसमेंट रोबोट के द्वारा किया जाता है या कंप्यूटर नेविगेशन के द्वारा किया जाता है। सो पहले क्या था कि पहले जब ये नेविगेशन रोबोट नहीं हुआ करता था तो सर्जन नी को ओपन करता था। ओपन करने के बाद एक सेट मेजरमेंट्स के हिसाब से बोन को रिसेक्ट करता था और उस रिसेक्ट किया हुआ बोन के एवज में वहां पे रिप्लेसमेंट करके इम्प्लांट डाली जाती थी। ओके सर। सो टेक्निकली सर्जन आईबॉलिंग करके वो प्रोसीजर किया करता था, जिसमें देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 2-4 डिग्री प्लस माइनस हो जाता था। तो जब ये कंप्यूटर नेविगेशन आ गया है तो कंप्यूटर नेविगेशन उस 2-4 डिग्री को भी एलिमिनेट करने की कोशिश करती है, जिसमें आपका अलाइनमेंट परफेक्ट होता है। और आजकल रोबोट आ गया है जिसमें जो कटिंग ऑफ द बोन होता है वो रोबोटिक आर्म के द्वारा होता है, जिससे वो कट और भी ज्यादा प्रिसाइज होता है। और इसका फायदा पेशेंट को इन लॉन्ग टर्म रिलीफ ऑफ पेन एंड अलाइनमेंट जब अच्छी होगी तो नी रिप्लेसमेंट लॉन्गर ड्यूरेशन को लास्ट भी करेगा। थोड़ा हम लोग इम्प्लांट्स के बारे में जानना चाहते हैं, किस टाइप के इम्प्लांट्स होते हैं और कौन सा बेटर होता है सर? और जैसे इंडियन इम्प्लांट्स होते हैं और कुछ इम्पोर्टेड होते हैं, लाइक उसमें क्या डिफरेंसेस है सर? अभी तक ये नी रिप्लेसमेंट शुरुआत हुई थी US और यूरोप में, तो बट नेचुरल उनके जो स्टडीज हैं वो 20 साल, 25 साल, 30 साल के स्टडीज हैं जो कहते हैं कि ये इम्प्लांट इतने दिन सरवाइव होता है। तो दैट्स वाई ट्रेडिशनली हम लोग भी प्रेफर करते हैं कि इंपोर्टेड इम्प्लांट यूज किया जाए, जिसकी स्टडीज इतनी बताती हैं कि ये लॉन्ग लास्टिंग हैं। बट अभी इन दिनों इंडिया में भी अच्छे अच्छे इम्प्लांट्स बनने लगे हैं, जिसके मे बी लास्ट 5 साल 10 साल से इम्प्लांट किए जा रहे हैं पेशेंट्स में, और उसका स्टडीज अब धीरे धीरे आ रहा है कि यस दे आर आल्सो गुड इनफ टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ऑलराइट सर, ओके। सो नाउ सर विल मूव टुवर्ड्स द रिहैबिलिटेशन एंड द रिकवरी ऑफ आफ्टर टी केयर। अगर हम किसी पेशेंट में सर्जरी करते हैं और टी केयर करते हैं तो उसको रिकवर होने में कितना समय लगता है? राइट, गुड क्वेश्चन। सो पेशेंट्स को जब काउंसलिंग करते हैं पहले, तो हम लोग सर्जरी के पहले भी पेशेंट को फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजकर एक्सरसाइज क्या करनी पड़ेगी, क्या कर सकते हो, वो पहले से ही सिखाया जाता है, ताकि पेशेंट्स के मसल्स पहले से भी मजबूत रहें और ऑपरेशन के बाद क्या करना है वो भी जानकारी रहे उसके पास। इसीलिए जब पेशेंट्स का टोटल नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो हम ऑलमोस्ट सेकेंड डे से ही, इनफैक्ट कहीं कहीं तो उसी दिन शाम को पेशेंट को खड़ा करके चलाना, एक्सरसाइज कराना शुरू कर देते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट अगर कोऑपरेटिव हैं, मसल स्ट्रेंथ अच्छी है, तो वो विद इन फ्यू डेज काफी अच्छे से चलने भी लगते हैं। सो मे बी इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू डेज कि पेशेंट उठ के अच्छे से अपने आप चलने फिरने लगता है। सर, और सर इस चीज़ को टी केयर से रिलेटेड कोई ऐसा मिथ जो लोग सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं कराएंगे ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ
मिथ है क्या सर? यस, काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे फला फला मित्र ने या फला फला रिलेटिव ने कराया था, वो खुश नहीं है। तो उनको ऐसा लगता है कि टोटल नी रिप्लेसमेंट एक प्रोसीजर है जो ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सही इंडिकेटेड पेशेंट में सही इंस्टीट्यूट में सही सर्जन के द्वारा किया जाए तो इट्स अ वंडरफुल प्रोसीजर, जिसमें एक न चलने वाला पेशेंट चलने फिरने लगता है विदाउट पेन। ओके सर। बट यस, देर आर फ्यू क्या बोलते हैं लोग जो कभी कभी सेटिस्फाइड नहीं होते, वहां पे शायद प्रॉब्लम कहीं ना कहीं काउंसलिंग में हो जाती है, राइट इंडिकेटेड केसेस में नहीं किया गया होगा, तो फिलहाल ये प्रोसीजर कभी कभी बैड रेपुटेशन में चला जाता है। अदरवाइज इट इज़ अ वंडरफुल प्रोसीजर एंड पेशेंट्स का पेन रिलीफ ऑलमोस्ट 100% हो जाता है एंड पेशेंट इज रेडी टू वॉक एंड लिव अ कंफर्टेबल लाइफ फॉर मच लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो इसीलिए कहा जाता है कि दिस इज अ प्रोसीजर विच इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। करेक्ट। चलने को तो पेशेंट लंगड़ के दर्द में कितना भी चल सकता है, बट अगर पेशेंट को क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए तो ये TKR बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा या करता है। ओके सर। और आफ्टर सर्जरी कुछ मेडिकेशंस की भी जरूरत पड़ती है सर? आई थिंक रूटीन मेडिकेशन जो पेशेंट पहले से ले रहा है फॉर हिज डायबिटीज ब्लड प्रेशर वो सब उसका चालू रहेगा। पोस्ट TKR कुछ दिनों के लिए पेन किलर्स देना पड़ता है, बिकॉज अल्टीमेटली ये सर्जरी है, टिश्यूज कट किए गए हैं तो थोड़ा पेन एक्सपेक्टेड है, तो पेन किलर का सहारा लेना पड़ता है। अगेन पेशेंट थोड़े ओल्ड एज वाले होते हैं, इसीलिए प्रोसीजर के बाद एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जिसको DVT बोलते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, और ये नहीं होने के लिए ब्लड थिनर्स पे रखा जाता है पेशेंट को जब तक पेशेंट मोबिलाइज अच्छी तरह नहीं कर लेता। तो यही एक कुछ दवाइयां हैं जो ऑन अ रेगुलर बेसिस दिया जाता है। उसके अलावा देयर इज नो स्पेसिफिक मेडिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अ टोटल नी रिप्लेसमेंट पेशेंट। ओके सर। सर हम चाहते हैं कि हम हमारे ऑडियंस को ये बताएं सर, TKR जैसा सर्जरी से अगर उसको अवॉइड करना है तो उससे पहले वो अपने नी का कैसे ध्यान रखे? अगर हम लोग ये सोचें फॉर अ स्मॉल टाइम कि हर आदमी का एज बढ़ने वाला ही है, तो हर आदमी TKR क्यों नहीं करवाता है? कुछ लोग को पेन नहीं होता इसीलिए नहीं करवाते हैं। सो यस, कुछ फैक्टर्स अपने हाथ में हैं जिसमें वेट अपना रिड्यूस करें, वेट बढ़ने ना दें, रेगुलर एक्टिविटी या एक्सरसाइज करें जिससे मसल स्ट्रांग रहेंगे। एक एज के बाद सर्टेन एक्सरसाइजेस अवॉइड भी करने चाहिए जिसमें जंपिंग जॉगिंग वाली सिचुएशन आती हो, बट स्विमिंग हुआ, साइकिलिंग हुआ, ये सारी एक्सरसाइज कर सकते हो। फिजियोथेरेपिस्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो सही एक्सरसाइज बताते हैं जिसमें मसल्स इंप्रूव होती है, स्ट्रांग होती है। अर्ली स्टेजेस में अगर डॉक्टर के पास जाते हो, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हो, तो वो आपको कुछ कार्टिलेज सप्लीमेंट्स दे सकते हैं जो थोड़ा बहुत कार्टिलेज को रीजनरेट के लिए हेल्प करता है। कुछ और ऑप्शंस हैं जैसे घुटने में इंजेक्शंस दिए जाते हैं, साइनोवियल फ्लूइड इंजेक्शन, हाइलोरोनिक एसिड बोलते हैं उसको, वो देने से काफ़ी लोगों को पेन रिलीफ हो जाता है, काफ़ी लोगों को टोटल नी रिप्लेसमेंट से पोस्टपोन कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो पेशेंट अगर करता है तो चांसेस है कि आइदर उसको जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं करने की जरूरत पड़े अपने लाइफ टाइम में, या तो फिर आगे पोस्टपोन हो जाए या उतने और नंबर ऑफ ईयर्स नहीं करने पड़े। Okay, and sir, what are the dietary sources are available which can help to give a strength to our bones? अगेन ऋतु, यहाँ पे दो चीज है, बोन स्ट्रेंथ एंड जॉइंट। Alright. ये थोड़ी सी कॉमन मिसकंसेप्शन होती है कि मेरी बोन स्ट्रांग करनी है, बट जॉइंट इज नॉट ओनली बोन, इट इज अ जंक्शन बिटवीन टू बोन्स। Yeah. तो उसमें कार्टिलेज होती है और वो कार्टिलेज घिस जाती है तो ये प्रॉब्लम होती है जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। कार्टिलेज को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत ज़्यादा फूड आर्टिकल्स नहीं हैं, इसीलिए कार्टिलेज सप्लीमेंट्स मार्केट में बहुत मिलते हैं जो डॉक्टर देते हैं, बट वो भी इफेक्टिव होंगे सिर्फ ग्रेड 1 ग्रेड 2 में। ग्रेड 3 जहां कार्टिलेज है ही नहीं वहां आप सप्लीमेंट देकर कुछ ज़्यादा अचीव नहीं कर सकते। वहां पे दूसरे ऑल्टरनेटिव जैसे मैंने अभी बताया आपको कि इंजेक्शन हाइलोरोनिक एसिड दिया जाता है, इंजेक्शन PRP प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कोशिश करी गई है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वजन कम रखें, एक्सरसाइज रेगुलर करके मसल स्ट्रांग रखें, वही आपका दो चीज है जो आप कर सकते हो। बाकी एज ऊपर जाएगी तो कार्टिलेज धीरे धीरे घिस जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। Thank you so much, sir, for explaining total knee replacement so clearly. I hope our audience understood very clearly. थैंक यू रितु फॉर इन्वाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। मुझे भी मज़ा आया एक्सप्लेन करने में, एंड मैं भी उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चंस लोगों के आंसर
कर सका। बट यस, किसी को भी अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं। मे बी अगले पॉडकास्ट में हम कुछ और टॉपिक्स लेके आपके आगे आएंगे। एंड थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर आपको भी अगर अपने घुटने में या अपने नी में पेन है तो आप हमारे हॉस्पिटल तेना हॉस्पिटल में आ सकते हैं, हमारे डॉक्टर DS यादव सर को कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।